नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो जो इसका सही उत्तर है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले इसकी खोज किसने किया था तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज किया था। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट अवशेष मिले हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है नर्तकी, जो कि कांसे की एक नर्तकी थी, ये मिली है। साथ साथ स्नानागार मिला है, स्नानागार। और एक इम्पॉर्टेंट है अन्नागार, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक, अगला ऑप्शन है लोथल। लोथल किस लिए इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो ये भोगवा नदी के तट पे है, भोगवा नदी के तट पे है जो कि गुजरात में है। खोज इसकी की थी R.S. राव ने। ठीक, यह एक बंदरगाह है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि यह एक बंदरगाह है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कुछ और भी बंदरगाह हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उनको भी देख लेते हैं। एक तो हो गया लोथल, दूसरा है रंगपुर, तीसरा है प्रभास पाटन, चौथा है सुरकोटदा, ठीक है, तो ये चारों बंदरगाह आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछता है कि इनमें से कौन से बंदरगाह है कौन सा नहीं है, ऐसे करके कई बार क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा इससे। अगला इंपॉर्टेंट कालीबंगा। कालीबंगा से इंपॉर्टेंट क्या है कि ये घग्गर नदी के तट पे है, घग्गर नदी के जो कि राजस्थान में है। बीबी लाल ने इसकी खोज की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से मिला क्या क्या है तो जूते हुए खेत के प्रमाण जो है, जूते हुए खेत के तो ये मिलते हैं कालीबंगा से। साथ ही भूकंप के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया कालीबंगा के बारे में इंफॉर्मेशन। हड़प्पा देखें तो 1921 में सबसे पहले किसी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की खोज हुई थी तो हड़प्पा ही था। इसी कारण से इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से मिलता क्या है, R37 नामक एक समाधि स्थल मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन से संबंधित इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट देखे। मतलब हम अगर 20 क्वेश्चन भी देखेंगे तो हम लगभग 100 से 150 फैक्टों को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन है कठोपनिषद, ईशोपनिषद, मुंडकोपनिषद और छंदोग्योपनिषद। तो जो इसका सही उत्तर है तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। ये भी याद रखिए कौन सा उपनिषद किस वेद का है। अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद है, इसके साथ साथ ईशोपनिषद भी अथर्ववेद का है। ये इंपॉर्टेंट किस लिए कि उसमें त्याग के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि भोजन करने के पहले भी कुछ त्याग करना चाहिए, इसके बारे में बात ईशोपनिषद में कहा गया है। छंदोग उपनिषद जो है तो सामवेद का है, सामवेद का। साथ ही जो कठोपनिषद है तो ये यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का उपनिषद है। और यम नचिकेता संवाद के बारे में बताया गया है, यम नचिकेता संवाद के बारे में इसमें बताया गया है। एक और इम्पोर्टेंट उपनिषद है श्वेताश्वर, श्वेताश्वर जो कि यजुर्वेद का ही है, सबसे पुराना उपनिषद यही माना जाता है। तो इतना बात इससे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था। बिंबिसार किस वंश का शासक था, सॉरी। ऑप्शन है नंद वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शिशुनाग वंश। तो जो बिंबिसार था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, तो ये याद रखिएगा। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी बोलते हैं, पितृहंता वंश। क्यों, क्योंकि हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, इसकी जो हत्या की थी इसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी और फिर इसकी भी हत्या इसके पुत्र उदयन ने की थी। तो अपने पिता को मार करके ये लोग गद्दी पे बैठते थे, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी इतिहास में कहा गया है। ठीक, मौर्य वंश का तो जानते ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे जो कि कौटिल्य की सहायता से इसकी स्थापना करते हैं। और जो शिशुनाग वंश है तो ये जो बृहदत्त था, बृहदत्त, ये याद रखिए, बृहदत्त अंतिम शासक था मौर्य वंश का। इसकी हत्या करके
शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने ही। ठीक है। नंद वंश का संस्थापक देखे तो महापद्मनंद था, महापद्मनंद। और इसका एक शासक और था घनानंद, घनानंद, जिसको जिसको मतलब हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इससे संबंधित हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किस लिपि में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अशोक के अभिलेख जो हैं जो मुख्य रूप से लिखे गए हैं तो ब्राह्मी लिपि में। 1837 में जेम्स प्रिंसेप, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले इनको पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि में। खरोष्ठी जो है तो ये भी एक लिपि है जिसमें अशोक के दो जो अभिलेख हैं वो मिलते हैं। एक तो शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, और दूसरा मानसेहरा, मानसेहरा। तो ये दो अभिलेख हैं जो खरोष्ठी में, याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा है। एक और इम्पॉर्टेंट है अरमेइक लिपि, अरमेइक लिपि। ये इम्पोर्टेंट किस लिए? शाहकुना अभिलेख है, शाहकुना, जो कि अरमेइक लिपि में मिलता है। ये याद रखिएगा कि इसमें से जो खरोष्ठी से है तो शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। अगर अरमेइक लिपि में पूछता है तो शाहकुना अभिलेख था इसका, जो कि अरमेइक लिपि में था। इसके साथ साथ इसका एक भाब्रू अभिलेख भी था, जिसमें अशोक को मगध सम्राट दिखाया गया है। एकमात्र अभिलेख था, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अंधकार युग, स्वर्ण युग, ताम्र युग या वैदिक युग। तो जो गुप्त काल है इसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका रीजन है कि एक तो इनकी केंद्रीय व्यवस्था जो थी, केंद्रीय व्यवस्था की जो मौर्य काल के बाद सबसे ज़्यादा केंद्रीकृत व्यवस्था थी तो गुप्त काल ही थी। साथ ही इनका प्रशासन था वो स्ट्रांग था। और इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि स्थापत्य कला और संस्कृति का उत्कर्ष का काल था, इसलिए इसे भारतीय साहित्य का भी स्वर्ण काल कहा जाता है, भारतीय इतिहास का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। अंधकार युग जो है तो ये पूर्व मध्यकाल को, पूर्व मध्यकाल, जब हर्षवर्धन का पतन होता है, जब हर्षवर्धन का पतन होता है, गुप्तोत्तर काल भी समाप्त होता है लगभग, उसके बाद जो कुछ समय राजपूतों काल था उसे पूर्व मध्यकाल यानी अंधकार युग भी कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला है महावीर स्वामी का, जो महावीर थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, कुशीनगर, लुम्बिनी और पाटलिपुत्र। तो जो महावीर का जन्म हुआ था तो वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में है, बिहार में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी तो पावापुरी में हुई थी। ये दोनों याद रखिएगा। लुम्बिनी है तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था यहाँ, गौतम बुद्ध का, जो कि नेपाल में है इस समय। कुशीनगर में इन्हें महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मिला था, जो कि मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। पाटलिपुत्र तो मगधों की मगध राजवंश की राजधानी थी, मगध की राजधानी थी, इसलिए पाटलिपुत्र भी इम्पोर्टेंट था। ठीक। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? इसकी जो 4 संगीतियाँ हुई थी चारों इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसके शासक कौन थे, और साथ साथ इनके जो अध्यक्षता करी थी तो किसने करी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी तो वो कहाँ हुई थी? राजगृह में, जो कि बिहार में है। ठीक है, तो इसको करवाया किसने था? अजातशत्रु ने, अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने, महाकश्यप। जो दूसरी बौद्ध संगीति थी, दूसरी थी वैशाली में, कालाशोक के समय, कालाशोक के समय। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो अध्यक्ष थे वो शुभकामी थे, शुभकामी या शुभुकामी मिलता है। ठीक। तीसरी जो थी पाटलिपुत्र में थी, ये भी इम्पोर्टेंट थी। ये किसके समय हुई थी? तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अशोक के समय हुई थी, अशोक के समय हुई थी। मोगलीपुत्रस, मोगलीपुत्रस करके थे जो इसके अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। और चौथी है जो बौद्ध संगीति वो कश्मीर के कुंडल ग्राम में हुई थी। ये किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। तो ये चारों बौद्ध संगीतियाँ याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन गुप्त, समुद्रगुप्त,
विक्रमादित्य, कुमारगुप्त। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इसका जो अन्य नाम था वह है विक्रमादित्य। जब शकों पे विजय प्राप्त करता है तो उसके बाद इसने सकारी की और उसके बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और देखें तो इसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जो कि अलग अलग विषय में महारत हासिल किए थे, जिसमें से कालिदास थे, छपड़क थे, वराहमिहिर थे, शंकु थे, अमर सिंह थे। इस तरह करके 9 इसके नवरत्न थे जो अलग अलग विषय में महारत हासिल किए हुए थे। इनके कुछ साहित्य भी हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, और इससे ही संबंधित था कि चीनी यात्री फाहियान आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत फोक्योकी के नाम से लिखी थी, जिसमें इसके राज्य का वर्णन किया था उसने। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में देखें तो प्रयाग प्रशस्ति जो कि हरिशेर की है, जिसमें इसके विजयों का वर्णन किया गया है, जिसमें से इसने आर्यावर्त के 9 राज्यों को, दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को, साथ ही आठवीं राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों को भी विजित किया था, जिससे प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन हरिशेर ने किया था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। स्कंदगुप्त से संबंधित देखें तो हूणों को जो आक्रमण था, गुप्त वंश के समय लगातार हूणों का आक्रमण हो रहा था, तो इसका सफलतापूर्वक जो इसने निपटारा किया था तो स्कंदगुप्त ने ही था। कुमारगुप्त से देखें तो सबसे ज़्यादा जो गुप्त काल में सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं तो कुमारगुप्त के समय के मिले हैं, और साथ साथ जो अभिलेख भी हैं तो सबसे ज़्यादा कुमारगुप्त के समय ही लिखे गए हैं। तो ये दोनों फैक्ट कुमारगुप्त के बारे में याद रखिएगा कि सिक्के सबसे ज़्यादा इसके समय मिले हैं, अभिलेख भी जो सबसे ज़्यादा हैं गुप्त काल के तो कुमारगुप्त के समय मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कई बार पूछा है। मेगस्थनीज देखा जाए तो इसकी जो बुक थी इंडिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मेगस्थनीज आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर इसका राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसका पुत्र था बिंबिसार, जिसके सीरिया से संबंध थे। सीरिया का जो प्रमुख शासक था एंटियोकस, इससे इसने मदिरा और अंजीर मंगवाया था, और साथ साथ एक विद्वान भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि जो एंटियोकस द्वितीय से किसने मदिरा, अंजीर और एक विद्वान की मतलब मांग की थी, तो ये बिंदुसार था। इसका पुत्र था अशोक, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये तो जो मौर्य वंश का था इंपॉर्टेंट शासक था। 13वें जो अभिलेख में इसके वर्णन किया है कलिंग युद्ध, उसके बाद ही इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उसके बाद धम्म की नीति का पालन किया था। समुद्रगुप्त के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में अभी देखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन और अशोक। तो जो इसका सही ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसी से मिलता जुलता एक और विश्वविद्यालय जो कंफ्यूज करता है विक्रमशिला। विक्रमशिला इसकी जो स्थापना की थी तो पाल शासक धर्मपाल ने की थी, जो कि ऑलरेडी हम पाल वंश पढ़ चुके हैं। आप जाकर के वीडियोज में देख सकते हैं कि हमने जो विस्तार से प्राचीन भारत की श्रृंखला पढ़ी है, जिसमें से हमने सिर्फ उन्हीं तथ्यों को रखा है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ भी जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट थे हमने डिटेल से समझाए हैं, तो आप एक बार जा करके उन वीडियोज को देख सकते हैं प्राचीन भारत की, जो कि प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, हमने समुद्रगुप्त के बारे में देख ही लिया। हर्षवर्धन था, तो हर्षवर्धन के समय एक इम्पॉर्टेंट चीनी यात्री आया था ह्वेनसांग, जिसकी बुक थी सी यू की बुक भी पूछता है, ये भी याद रखिएगा। इसने इस बुक में हर्षवर्धन के समय की सारी इंफॉर्मेशन लिखी थी। ठीक है, अशोक के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। बाकी अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो आप वीडियोज में जाकर के एक एक करके पूरी लिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्राचीन भारत डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौन है, चाणक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौर्य वंश के जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके प्रमुख गुरु थे, और इसकी सहायता से ही, चाणक्य कौटिल्य की सहायता से ही मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। इन्होंने एक सप्तांग सिद्धांत भी दिया था, जिसमें से इन्होंने 7 अंग बताए थे राज्य के बारे में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अगर देखें बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, हर्षचरित, इसमें हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया। साथ ही कादम्बरी भी इन्हीं की रचना है, कादम्बरी। तो 2 रचनाएं बाणभट्ट की है जो याद रखिएगा। पतंजलि का तो महाभाष्य इंपॉर्टेंट है,
महाभाष्य जो है वो पतंजलि का है। कालिदास का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो प्रमुख ग्रंथ है इनका कुमार संभवम, जिसमें से भगवान शिव और पार्वती के विवाह के बारे में और कार्तिकेय के जन्म तक की कहानी है। एक है मालकाग्निमित्रम, जिसमें से अग्निमित्र और मालविका के संबंधों के बारे में प्रेम प्रसंग का इसने विवरण किया है। इसके साथ साथ ही इनके इम्पोर्टेंट कुछ और हैं जो रघुवंशम है, जिसमें से इन्होंने रघुकुल के प्रमुख राजाओं की जानकारी दी है। इस तरह करके इनके बहुत सारे विक्रमोर्वशीयम हैं। इस तरह इनके बहुत सारे साहित्य थे जिनका हम ऑलरेडी अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे। तो ये तो सबको पता है कि पुष्यभूति वंश से संबंधित थे, जिसका पुष्यभूति संस्थापक था। और इसके जो महान शासक थे हर्षवर्धन, ये दो ही शासक प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट थे इसमें। गुप्त वंश के बारे में देखें तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। ठीक है, मौर्य वंश का हमने देखा है, चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था। पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था। इसने ओदंतपुरी बिहार की स्थापना की थी। साथ ही एक क्वेश्चन इससे और इम्पोर्टेंट रहता है कि प्रथम निर्वाचित राजा, उस समय का प्रथम निर्वाचित राजा यही था, गोपाल। तो ये याद रखिएगा, प्राचीन भारत का अगर निर्वाचित राजा पूछता है पहला कौन है तो गोपाल था, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं। ये इंपॉर्टेंट है एलोरा की गुफाओं से लेकर के। जो एलोरा गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था तो राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, जिसमें चित्रकला के बारे में वर्णन है। इसमें से जैन और वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित चित्रकारी प्रस्तुत की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में देखें तो प्रयाग प्रशस्ति हमने अभी देखा कि किसकी थी, हरिसेन की थी। इसमें इन्होंने जो शासक था समुद्रगुप्त इसकी विजयों का वर्णन किया था, जिसमें से प्रमुख विजय थी इसके 9 राज्य जो थे उत्तरापथ के, 12 राज्य थे दक्षिणापथ के। इसके साथ साथ 8 राज्यों को भी विजय किया था समुद्रगुप्त ने। इसके साथ कुछ तटवर्ती राज्य थे, और कुछ विदेशी राज्य थे, जिसमें सिंघल इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका जिसका नाम अब हो गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका वर्णन किया है किसने, प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने। विष्णु शर्मा के बारे में जाने तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखी है। पंचतंत्र जो कि इम्पोर्टेंट बुक है, ये भी याद रखिएगा। कालिदास की बुक हमने अभी पीछे इनके साहित्य देखे हैं। वाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और इसी में इन्होंने सबसे पहले जो हमने देखते हैं ना कि स्वराज्य का सिद्धांत तो सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जान ही चुके हैं। बाकी जब हम मौर्य काल में मतलब आधुनिक युग पढ़ेंगे उसमें डिटेल में इनके बारे में देखेंगे। इसमें से स्वामी विवेकानंद है, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन। ठीक है, इस प्रकार हमने 15 क्वेश्चन देखे, जिसमें से हमने 4 से 5 फैक्ट हर क्वेश्चन में देखे, जिसमें से हमने 50 से 60 फैक्ट कंप्लीट कर लिए। इसी तरह की और वीडियोज देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बताइए, जिससे हम इसका अगला पार्ट भी बना सकें।